अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने डेथ स्टार को अपनी सुपर लेजर से एल्डरान ग्रह को नष्ट करते हुए देखा और सोचा, वाह काश हमारे पास असल जिंदगी में भी ऐसा कुछ होता, तो आपकी किस्मत अच्छी है। यूनाइटेड किंगडम ने लेजर हथियार विकसित करने में काफी समय लिया है और अब कुछ साल में हम इसे पहली बार एक्शन में देखेंगे। ड्रैगन फायर नामक यह लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन अभी भी ग्रहों को अंतरिक्ष की धूल में बदलने से काफी दूर है। कोई हैरानी नहीं, यह फील्ड टेस्ट में ड्रोन और मिसाइल नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम रहा है। हालांकि जब हम लेजर हथियार की कूलनेस से आगे देखते हैं, सतह के नीचे झांकते हैं, ड्रैगन फायर सिस्टम युद्ध में क्रांति ला सकता है। पारंपरिक प्रोजेक्टाइल हथियारों से हटकर सस्ते प्रतिशॉट लागत वाले हथियारों की ओर ले जा सकता है। घिसट घिसट कर चलने वाले युद्ध का रुख उस मालिक के पक्ष में मोड़ सकता है जिसके पास सबसे बड़ा नहीं बल्कि सबसे अधिक आर्थिक रूप से कुशल हथियार प्रणाली है। लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार कैसे काम करते हैं? ठीक है, इससे पहले कि हम ड्रैगन फायर के डिजाइन में जाएं, जो वाकई शानदार नाम है, पहले लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियारों और उनके काम करने के तरीके को देखें। ये हथियार लेजर का उपयोग करते हैं। हां, बिल्कुल, नुकसान पहुंचाने या दुश्मन के ड्रोन और विमान के ऑप्टिकल व गाइडिंग सिस्टम को अंधा करने के लिए। हालांकि इन्हें इंसानी ऑपरेटर पर भी खास तौर पर निर्देशित किया जा सकता है, लेकिन यकीन मानिए यह तकनीक इतनी नई नहीं है। निर्देशित ऊर्जा हथियार कम से कम 20वीं सदी से मौजूद है और इतिहास में सबसे पहले आर्किमिडीज की प्रसिद्ध हीट रेस का उल्लेख निर्देशित ऊर्जा हथियार के रूप में मिलता है। हालांकि उस हथियार की वास्तविकता पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। कहानी के अनुसार आर्किमिडीज ने सिराक्यूस की रोमन घेराबंदी के दौरान दर्पणों की एक जटिल प्रणाली बनाई थी और इन दर्पणों का इस्तेमाल सूरज की ऊर्जा को केंद्रित करके रोमन जहाजों में आग लगाने के लिए किया था। बिल्कुल, यह पाया गया कि ऐसा करना लगभग असंभव था क्योंकि जहाजों को कम से कम 10 मिनट तक एक ही जगह स्थिर रहना पड़ता। हथियार के लिए आसमान साफ होना जरूरी था, लेकिन सिद्धांत सही निकला। इसके बाद नाजियों ने भी यह काफी शोध किया। उन्होंने एक सोनिक कैनन बनाया जो तेज ध्वनि से कान की हड्डियों को कंपन कर चक्कर व मतली लाता था। इराक युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने उच्च शक्ति माइक्रोवेव का उपयोग करके इराकी इलेक्ट्रॉनिक्स को बाधित और नष्ट कर दिया था। यह वही माइक्रोवेव है जैसा आप पॉपकॉर्न बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। दुश्मन की तकनीक वाहनों को निष्क्रिय या सैनिकों को खत्म करने के लिए प्रोजेक्टाइल की जगह ऊर्जा का उपयोग करने का विचार हमेशा सक्रिय रहा है। ऐसा लगता है 21वीं सदी में हम सच में इसे साकार होते देखेंगे। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह डर पैदा करना चाहिए ना कि उत्साह, है ना? ड्रैगन फायर मुख्य रूप से ड्रोन, मिसाइल, मोर्टार और बड़े तोप के गोले जैसे प्रोजेक्टाइल के खिलाफ इस्तेमाल होगा। इसे वायु रक्षा प्रणाली भी कहा जा सकता है। हालांकि यह अंतिम नहीं है, क्योंकि जब तक इसे उजागर नहीं किया जाता और युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया जाता, तब तक हमें इसकी सटीक क्षमताओं और उपयोगिता की संभावना का पता नहीं चलेगा। अतीत में लेजर हथियारों के कई प्रयास किए गए थे और जो परीक्षण में सफल रहे, जिनमें ड्रैगन फायर प्रणाली भी शामिल है, वे फाइबर लेजर तकनीक पर निर्भर थे। और वैसे हम अब कुछ काफी उच्च स्तर के भौतिकी में जाने वाले हैं, तो अपनी सोचने वाली टोपी पहन लीजिए। हर लेजर, जो मूल रूप से सिर्फ प्रकाश है, उससे काम करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है और फाइबर लेजर ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत बारीक कांच का फाइबर होता है। इसमें एर्बियम, नियोडिमियम, थुलियम और कई अन्य रासायनिक तत्वों जैसे एकीकृत दुर्लभ पृथ्वी तत्व शामिल होते हैं। स्कूल में आवर्त सारणी के तत्वों को देखकर आपने सोचा था कि ये सिर्फ बनाए गए शब्द हैं। ये तत्व प्राकृतिक ऑप्टिकल एम्पलीफायर है, जो ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदले बिना ही काफी मजबूत बना देते हैं। और ऑप्टिक फाइबर हथियारबंद लेजर डिजाइन का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहली बात, ऑप्टिक फाइबर काफी लचीला होता है, जिससे यह मजबूत रहता है और टूट फूट का खतरा कम होता है। ये अन्य लेजर माध्यमों की तुलना में बेहद ज्यादा आउटपुट पावर भी प्रदान करते हैं और बिना किसी रुकावट के किलोवाट्स के ऊपर किलोवाट्स पावर को सपोर्ट करते हैं। फाइबर की सतह से वॉल्यूम अनुपात अधिक होने से यह जल्दी ठंडा हो जाता है और ज्यादा गर्म नहीं होता। और ऑप्टिक फाइबर लेजर हथियारों के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि ये थर्मल लेंसिंग से अच्छी तरह निपटते हैं। यह दो मुख्य समस्याओं में से एक है जो हमें असल जिंदगी में डेथ स्टार का सुपर लेजर बनाने से रोकती है। यह निराशाजनक है। हम जानते हैं कि थर्मल लेंसिंग का मतलब है कांच पर थर्मल लेंस बनना, और यह तब होता है जब कांच कुछ विकिरण को अवशोषित कर लेता है, जिससे वह बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। नया बना हुआ लेंस अपनी खुद की फोकसिंग शक्ति रखता है। यह रोशनी को और ज्यादा फैलाता है
और सीधे शब्दों में कहें तो यह उस तरीके को बिगाड़ देता है जिससे माध्यम को लेजर पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब बात लेजरों की आती है तो सबसे छोटी सी खरोंच भी पूरे सिस्टम को असंतुलित कर सकती है। हाई परफॉर्मेंस लेजर बेहद सटीक सिस्टम होते हैं जो 1 पिकोमीटर की भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ऑप्टिकल फाइबर ऊर्जा को एक दिशा में ले जाकर डिफ्रैक्शन कम करता है, और अपने स्वाभाविक गुणों के कारण यह बहुत अच्छा है थर्मल डिस्टॉर्शन को कम करना, जिससे थर्मल लेंसिंग की संभावना भी कम हो जाती है। हालांकि यह लेजर हथियारों की 2 बड़ी समस्याओं में से केवल एक है। दूसरी समस्या थर्मल ब्लूमिंग है। थर्मल लेंसिंग और ब्लूमिंग मूल रूप से एक ही प्रक्रिया है, लेकिन ब्लूमिंग लेजर के माध्यम के बाहर होती है, यानी जब किरण ऑप्टिक फाइबर से बाहर निकल जाती है। ब्लूमिंग तब होती है जब लेजर की ऊर्जा घनत्व बहुत अधिक, लगभग 1 मेगाजूल प्रति घन सेंटीमीटर पहुंचती है। इतनी छोटी जगह में इतनी ऊर्जा कितनी अधिक है, यह समझाने के लिए एक बेहतर उदाहरण देते हैं। कल्पना करें, यदि आप 33 टन के वयस्क नर स्पर्म व्हेल को शुगर क्यूब के आकार में सिकोड़ सके, और अब कल्पना कीजिए कि आप उस व्हेल को 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में फेंक रहे हैं। सबसे पहले बधाई हो, आप एक बेहद ताकतवर जादूगर हैं। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि जब लेजर की इतनी ऊर्जा एक छोटे क्षेत्र में, जैसे 1 घन सेंटीमीटर में 1 मेगाजूल घनी होकर जमा हो जाती है, आयनन यानी इलेक्ट्रॉन का प्राप्त या खोना उस 1 घन सेंटीमीटर क्षेत्र में शुरू होता है और प्लाज्मा बनने लगता है। आवश्यकता होने पर प्लाज्मा को तोड़ा जा सकता है। यही वह चीज है जिससे तारे बने होते हैं, जिसमें हमारा सूरज भी शामिल है। जब यह बेहद जटिल प्रक्रिया होती है तो लेजर का फोकस हट जाता है और अपनी ऊर्जा को एक किरण में केंद्रित करने के बजाय वह उसे आसपास की हवा में फैला देता है। जब किरण का फोकस हटता है तो यह प्रभावी नहीं रहती और ड्रोन या दुश्मन की मिसाइल को नहीं गिरा सकती। और वास्तव में पिछले कुछ दशकों में लेजर हथियारों के साथ यही सबसे बड़ी समस्या रही है। जब बारिश, बर्फ, धुंध, धूल, धुआं या कोहरा हो, हवा घनी होने से थर्मल ब्लूमिंग आम होती है। अगर आप इन दोनों समस्याओं को हल कर लेते हैं, जैसा ड्रैगन फायर के डिजाइनरों ने किया, तो आपके पास ऐसा लेजर हथियार होगा जो लगभग कुछ भी गिरा सकता है। ड्रैगन फायर की शुरुआत और डिजाइन ड्रैगन फायर सिस्टम को पहली बार 2017 में लंदन में पेश किया गया था और इसे हथियार और रक्षा निर्माताओं के एक समूह द्वारा डिजाइन किया गया था। MBDA यूके एक मिसाइल विशेषज्ञ कंपनी है। BAE सिस्टम्स एक प्रमुख रक्षा तकनीकी कंपनी है जो F-35 और यूरोफाइटर टाइफून जैसे विमानों पर काम कर रही है। काइनेटिको सभी प्रकार के हथियारों के लिए उन्नत नियंत्रण प्रणालियों में अग्रणी है। लियोनार्डो इतनी विभिन्न विमान और ड्रोन परियोजनाओं में शामिल है कि उनकी सूची के लिए अलग वीडियो चाहिए। और आर्क रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख परियोजना प्रबंधक है। ड्रैगन फायर के सटीक विवरण वे स्वभाव से गोपनीय हैं, लेकिन फिलहाल इतनी ही जानकारी है। यह लेजर मुख्य रूप से हवाई खतरों जैसे ड्रोन और मोर्टार राउंड से समुद्री लक्ष्यों पर भूमि की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, जिसकी इसके लिए परीक्षण किया गया था और यह शानदार तरीके से पास हुआ। यह सिस्टम खुद टर्रेट पर अपने टारगेटिंग सिस्टम्स के साथ लगाया गया है, जिसमें लेजर को दर्जनों ग्लास फाइबर के जरिए पावर दी जाती है। टारगेटिंग सिस्टम मुख्य लेजर से अलग है। इसमें एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा और लो पावर लेजर होता है जो सिर्फ टारगेट को ट्रैक करता है। ड्रैगन फायर 50 किलोवाट श्रेणी में है, लेकिन इसे पूरी तरह सच नहीं मान सकते, क्योंकि जब भी सेना कहती है कि किसी हथियार की अधिकतम रेंज 10 है या किसी विमान की टॉप स्पीड Y है, तो यह हमेशा तय होता है कि 10 और Y दोनों ही आधिकारिक तौर पर बताए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा होते हैं। दुनिया की सभी सेनाओं में यह आम है, क्योंकि दुश्मन को अपनी रक्षा क्षमताएं बताना समझदारी नहीं है। ड्रैगन फायर पर भी यही लागू होता है। इसकी क्षमता 50 किलोवाट से ज्यादा है और इसे पावर विस्तार ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे इसकी शक्ति बढ़ सकती है। यह स्थिति अटकलें नहीं है। एक आधिकारिक यूके सरकार की प्रेस विज्ञप्ति ने विशेष रूप से फेस कंबाइंड लेजर के पीछे की कंपनी के रूप में काइनेटिको को श्रेय दिया है। 50 किलोवाट की शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम है और भविष्य में फायर पावर बढ़ाने की क्षमता भी है। 50 किलोवाट निश्चित रूप से बहुत अधिक शक्ति है। यह 10 औसत अमेरिकी घरों को लगातार बिजली दे सकता है। ड्रैगन फायर को ऊर्जा देने के लिए डिजाइनरों ने यूके USA की फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज तकनीक अपनाई, जो अभी विकसित हो रही है। ऊर्जा भंडारण प्रणाली रोटर घुमाकर ऊर्जा को घूर्णन रूप में संचित करती है। यह एक बार फिर साबित करता है कि सभी इंजीनियरिंग प्रगति आखिरकार 2 ही चीजों पर आकर टिकती है: पानी को उबालने के अधिक कुशल तरीके ढूंढना और घूर्णन ऊर्जा का उपयोग करना। फ्लाईव्हील आमतौर पर कार ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होता है,
यह क्लच के न जुड़ने पर घूर्णन ऊर्जा संचित करता है और बाद में उसे लौटाता है। गियर बदलते समय पारंपरिक फ्लाई व्हील सिस्टम में समझौता करना पड़ता है। जहां एक ओर वे ऊर्जा भंडारण में बेहतरीन होते हैं, वहीं वे बेहद भारी और बड़े हो सकते हैं। कुछ रोटर तो 200 टन तक वजन के होते हैं। जैसा आप सोच सकते हैं, नौसेना बाकी जहाजों पर ड्रैगन फायर लगाने के लिए वजन कम करने वाले छोटे समाधान को ही चुनेगी। FESS की खासियत है इसमें हल्के फ्लाई व्हील्स का उपयोग। फ्लाई व्हील्स तेज गति से घूमते हैं, फिर जब ऊर्जा छोड़ी जाती है तो थोड़े धीमे हो जाते हैं, और जब ऊर्जा जोड़ी जाती है तो फिर से तेज हो जाते हैं। एंड्रू टेट्स ने डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरीज के इंजीनियर एंड्रू टेट ने ऐसा कहा था। इस फ्लाई व्हील प्रणाली को विलियम्स फॉर्मूला 1 टीम ने विकसित किया था और अमेरिका व यूनाइटेड किंगडम के संयुक्त परीक्षण के बाद इसे बेहतरीन समाधान माना गया। यह बहुत किफायती और हल्का है, और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि विलियम्स को सिर्फ रेस कारों पर ध्यान देना चाहिए। यह सोच बार बार आती है। ड्रैगन फायर की ऊर्जा प्रणाली को जहाज में एकीकृत करना वो जरूरी है। ड्रैगन फायर का अहम हिस्सा है इसका कमांड और कंट्रोल सिस्टम, जिसमें इफेक्टर मैनेजमेंट सिस्टम शामिल है। सैन्य शब्दावली में इफेक्टर्स वे प्रणालियां हैं जो लक्ष्य की स्थिति को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, कुछ ड्रोन ऐसे बनाए जाते हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना होता है, ताकि एंटी एयर बैटरियां अपनी स्थिति उजागर कर दें। इन ड्रोन को ड्रैगन फायर में डिटेक्शन इफेक्टर्स कहते हैं। इंटीग्रेटेड इफेक्टर मैनेजमेंट सिस्टम ये निर्धारित करेगा कि लेजर लक्ष्य को कैसे प्रभावित करेगा, उसे डिटेक्ट करेगा, डराएगा, निष्क्रिय करेगा या नष्ट करेगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम फंक्शन है, क्योंकि मच्छर पर हथौड़ा चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अंत में जब लेजर को वास्तव में फायर करने की बात आती है, तो ग्लास फाइबर की सामान्य बनावट से पता चलता है कि दर्जनों ग्लास फाइबरों के माध्यम से अलग अलग लेजर बीम में प्रकाश डाला जाएगा। यह थर्मल ब्लूमिंग की समस्या को कम करने का स्मार्ट तरीका है, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। हालांकि 10 छोटे लेजर बीम की तुलना में एक शक्तिशाली बीम का लक्ष्य पर अधिक प्रभाव होगा। इंजीनियरों ने बीम्स जोड़ने का तरीका खोज लिया है, पर सटीक तरीका अब भी रहस्य है। एक और रहस्य है, हालांकि इजरायली आयरन बीम सिस्टम, जो मूल रूप से वही तकनीक इस्तेमाल करता है। आयरन बीम एक जगह ताकत लगाने की बजाय सैकड़ों छोटी बीम्स छोड़ता है, जो सिक्के से बड़ी नहीं होती। ये छोटी छोटी बीम्स व्यक्तिगत रूप से कम विकृति का सामना करती है। जब कोई बीम लेजर के टारगेट डिटेक्शन सिस्टम से पहचाने लक्ष्य से टकराती है, तो बाकी बीम्स भी वहीं फोकस हो जाती हैं जब तक लक्ष्य नष्ट न हो जाए। हम यही सोच अमेरिकी नौसेना के ANSEQ 3 लेजर वेपन सिस्टम में भी देख सकते हैं, जिसे लॉज भी कहा जाता है। इसमें 6 लेजर्स को एक साथ जोड़ा गया है, जो एक ही समय पर लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं, बजाय इससे कि अपनी सारी ऊर्जा एक ही बीम में केंद्रित करें। ड्रोन और नावों के खिलाफ शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम के रूप में ड्रैगन फायर भी संख्या में ताकत पद्धति अपना रहा है। पहले परीक्षण 2018 में और पहली मेज डेमोन्स्ट्रेशन 2019 में तय थी, लेकिन कोविड नाम की ये छोटी सी चीज आ गई और जैसे धरती घूमना ही बंद हो गई, जिससे परीक्षण 2022 तक टल गए। ड्रैगन फायर ने दिखाया कि वह हवा और समुद्र के लक्ष्यों को सटीकता से ट्रैक कर सकता है। इसके बाद हाई पावर लेजर चलाने के लिए कई परीक्षण हुए। इन परीक्षणों और 2024 में हुए बाद के हवाई रक्षा परीक्षणों के दौरान ड्रैगन फायर को 1 किलोमीटर दूर से सिर्फ 1 पाउंड के सिक्के जितने छोटे लक्ष्य पर निशाना साधना था, जिसकी चौड़ाई लगभग 23 मिलीमीटर या 1 इंच से थोड़ी कम होती है। ड्रैगन फायर की असली सटीकता गोपनीय है, लेकिन उसने परीक्षा शानदार ढंग से पास की। और जहां 2022 का परीक्षण प्रसिद्ध पोर्ट एंड डाउन रेंज पर हुआ था, जिसकी अधिकतम दूरी 34 किलोमीटर थी, इससे हमें ड्रैगन फायर की क्षमताओं की थोड़ी और स्पष्ट तस्वीर मिलती है। जिस लक्ष्य पर इसने फायर किया वे ड्रोन और जहाज की ढांचे जैसी धातु की प्लेटें थीं। इसे मोर्टार राउंड्स और ड्रोन के खिलाफ भी परीक्षण किया गया था और इसका सैन्य उपयोग बहुत प्रभावी रहा। परीक्षण परिणामों से खुश होकर रक्षा मंत्रालय ने ड्रैगन फायर की तैनाती तेज करने, अधिक निवेश करने और डिलीवरी 2032 से घटाकर 2027 करने का फैसला किया। साथ ही सिर्फ एक ही सिस्टम विकसित करने और फिर उसके फील्ड परिणामों के आधार पर आगे के विकास का फैसला करने के बजाय मंत्रालय ने 3 और ड्रैगन फायर सिस्टम के लिए अतिरिक्त धन सुरक्षित की। काइनेटिक्यूब, जो सिस्टम के प्रमुख डेवलपर्स में से है, ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसे ही सिस्टम के विकास पर काम शुरू किया। इसका मतलब है कि ड्रैगन फायर सफल रहा है, जिससे मित्र देशों की रुचि सही साबित हुई है। लेकिन सवाल यह है कि यूके इस सिस्टम का इस्तेमाल कैसे करेगा।
और इसके साथ ही लेजर हथियार सिस्टम आमतौर पर युद्ध के मैदानों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। योजना है कि ड्रैगन फायर और ऐसे अन्य भविष्य के सिस्टम्स को रॉयल नेवी के युद्धपोतों, खासकर टाइप 23 फ्रिगेट पर लगाया जाएगा। सेना के वुल्फ हाउंड्स जैसे बख्तरबंद वाहन और एयर फोर्स के फाइटर जेट, जिनमें छठी पीढ़ी का टेम्पेस्ट शामिल है, जिसे हम अगले दशक तक नहीं देखेंगे। तीनों कॉन्फ़िगरेशन समुद्र, जमीन और हवा में ड्रैगन फायर एक रक्षात्मक हथियार के रूप में काम करेगा, न कि आक्रामक हथियार के रूप में। फ्रिगेट पर लगने पर लेजर अन्य मिसाइल और प्रोजेक्टाइल सिस्टम्स के साथ जहाज की सुरक्षा करेगा। ड्रैगन फायर के पारंपरिक हथियारों को पूरी तरह बदलने की संभावना बहुत कम है। सबसे पहली बात, हथियार के रूप में इस्तेमाल होने वाले लेजर अभी भी किसी लक्ष्य को तुरंत नष्ट करने की क्षमता नहीं रखते। बिल्कुल, इतनी जबरदस्त ताकत वाला लेजर एक कागज के टुकड़े को आग लगा सकता है या सिर्फ एक मिलीसेकंड के संपर्क में आने के बाद एक छोटे ड्रोन को नष्ट कर सकता है। लेकिन अगर किसी मिसाइल या सैन्य स्तर के ड्रोन को फ्रिगेट पर दागा जाए, लेजर को उसके धातु कवच को जलाने और उसे निष्क्रिय करने के लिए लगातार कम से कम कुछ सेकंड तक लक्ष्य पर बने रहना पड़ेगा। यह भी ध्यान देना जरूरी है कि युद्ध तकनीक हमेशा दुश्मन की क्षमताओं के जवाब में विकसित होती रहती है। अधिकांश ड्रोन और मिसाइलें ताप आधारित हथियारों से सुरक्षित जहाज पर दागने से पहले गर्मी रोधी परत से ढकी जाएंगी। इसके अलावा अगर दुश्मन द्वारा जानबूझकर धुआं, कोहरा या कोई रासायनिक पर्दा फैलाया गया ताकि लेजर खतरे को कम किया जा सके, तो लक्ष्य पर समय पर वार करना और भी ज्यादा लंबा हो सकता है। इसमें पारंपरिक प्रक्षेप्य हथियारों को बड़ा फायदा मिलता है। उन पर वातावरण का असर हो सकता है, पर वे इतने संवेदनशील नहीं होते। अगर आप एक ड्रोन पर मिसाइल दागते हैं और वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, तो बारिश या कोहरे के बावजूद ड्रोन नष्ट हो जाता है। दूसरा कारण कि ड्रैगन फायर पारंपरिक रक्षा प्रणालियों की जगह नहीं ले पाएगा, उसकी रेंज है। लेजर हथियारों के साथ सामान्य नियम यह है कि अगर दुश्मन की मिसाइल लेजर की दृश्य सीमा में नहीं है, तो उसे गिराया नहीं जा सकता। यह एक बार फिर वही समस्या है जो आपको पुराने जमाने की इंटरसेप्टर मिसाइलों के साथ नहीं होती। जैसे ही जहाज की सुरक्षा प्रणाली एक ड्रोन का पता लगाती है, एक मिसाइल को भेजा जा सकता है जो दृश्य सीमा से काफी दूर ही ड्रोन को रोककर नष्ट कर दे। इसी वजह से यह संभावना नहीं है कि आप ड्रैगन फायर का इस्तेमाल किसी आने वाली महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने के लिए करेंगे। पहली बात, आईसीबीएम के ड्रैगन फायर की सीमा में आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए, जब आप आईसीबीएम को मार गिराते हैं तो आमतौर पर चाहते हैं कि वह सुरक्षित क्षेत्र से दूर हो। इसी वजह से फिलहाल ऐसे लेजर सिस्टम्स का काफी विकास हो रहा है जो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्यों को गिरा सकते हैं, जो न केवल आईसीबीएम पर लागू होगा बल्कि विमानों और निम्न कक्षा के उपग्रहों पर भी। हालांकि ड्रैगन फायर इस उद्देश्य के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। हालांकि लेजर हथियारों की तुलना में प्रोजेक्टाइल आधारित प्रणालियों की तुलना में दो बड़े फायदे हैं। पहला है कीमत। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ड्रैगन फायर को 1 सेकंड तक चलाने की लागत 1 पाउंड से ज्यादा नहीं है, और चूंकि इसे एक ड्रोन को गिराने के लिए लगभग 10 सेकंड तक लक्ष्य पर रहना होगा, इसलिए एक ड्रोन को गिराने की लागत 10 पाउंड से अधिक नहीं होगी। यॉर्क में बर्गर या लंदन में 100 वर्ग मिलीमीटर अपार्टमेंट की कीमत बराबर है। टाइप 23 फ्रिगेट्स के सी-सेप्टर मिसाइल सिस्टम की मिसाइलें करीब 20 लाख पाउंड प्रति यूनिट है, जो 2 लाख गुना ज्यादा महंगी है। ड्रैगन फायर के इस्तेमाल के साथ कुछ शर्तें जुड़ी हैं। यह सिस्टम पारंपरिक रक्षा प्रणालियों से काफी सस्ता है, इसलिए जोखिम लेना इसकी कीमत के लायक है। अगर इसे ईरान के शाह ड्रोन, जिन्हें रूस भी बनाता है, के खिलाफ इस्तेमाल करें तो यह बहुत किफायती होगा। शाह ड्रोन की लागत 10,000 से 50,000 तक है, लेकिन ड्रैगन फायर 1,000 ड्रोन गिरा सकता है और उसकी गोला बारूद लागत एक ड्रोन की कीमत से भी कम होगी। इसलिए शायद ड्रोन का झुंड भेजना आर्थिक रूप से अनुचित होगा। ड्रैगन फायर का दूसरा फायदा यह है कि इसमें लगभग असीमित गोला बारूद की सुविधा है। टाइप 23 फ्रिगेट्स में 32 सेल और सीमित एंटी एयर सी-सेप्टर मिसाइलें होती हैं, जबकि लेजर सैद्धांतिक रूप से अनंत समय तक फायर कर सकते हैं। ड्रोन ऑपरेटर इस सीमा को जानते हैं। इसी वजह से ड्रोन लगभग हमेशा झुंड में हमला करते हैं और बहुत कम ही अकेले कार्रवाई करते हुए देखे जाते हैं। लेजर हथियार इस खतरे का अच्छा हल है। ये जहाज मिसाइलों को बचाने में मदद करते हैं जब इन्हें फ्रिगेट्स की वायु रक्षा प्रणालियों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यह नवाचार उस दुनिया में सुरक्षा की उपयोगी परत बनता है जहां श्याओ हाओ युद्ध आम हो रहे हैं। ड्रैगन फायर को वुल्फहाउंड वाहन पर लगाने से यह वायु रक्षा हथियार भी बन जाता है, जो पारंपरिक प्रणालियों के साथ मिलकर काम करता है। रिकॉर्डिंग के समय तक
वायु रक्षा लेजर का एकमात्र दस्तावेज उदाहरण अक्टूबर 2024 में इजराइल की आयरन बीम प्रणाली द्वारा हिजबुल्ला के यूएवी झुंड पर उपयोग है। हमले की फुटेज 7 महीने बाद जारी हुई थी और रिपोर्टों के अनुसार आयरन बीम ने करीब 40 यूएवी रोक लिए थे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आयरन बीम के कोई घटक इस्तेमाल नहीं हुए, जिससे इसके हल्के संस्करण का संकेत मिलता है। और यही हम वीडियो में देखते हैं। किसी भी तरह से वह मुठभेड़ इस बात का केस स्टडी बन सकती है कि ड्रैगन फायर जमीनी कॉन्फ़िगरेशन में कैसे काम कर सकता है। यह लड़ाकू विमानों जैसे टेम्पेस्ट में भी ऐसी भूमिका निभा सकता है। यह एयर टू एयर मिसाइलों का सस्ता और असीमित विकल्प है, खासतौर पर तब जब पायलट के पास लक्ष्य गिराने का समय हो और आपात स्थिति न हो। धीरे धीरे लेजर हथियार प्रणालियों द्वारा लाई गई क्रांति सतह पर दिखने वाली चीजों से कहीं आगे जाती है। उदाहरण के लिए, पारंपरिक हथियारों के साथ लगातार बनी रहने वाली समस्या यह है कि हथियार खुद को ले जाने के अलावा ऑपरेटरों को उसका गोला बारूद भी साथ ले जाना पड़ता है। धनुष को तीर, असॉल्ट राइफल को गोला बारूद, तोप को गोले वाले ट्रक और फ्रिगेट्स को अलग अलग मिसाइलें चाहिए। लॉजिस्टिक चेनें इन्हीं हथियारों पर टिकी हैं। ड्रैगन फायर इस सिस्टम को बदल सकता है। हालांकि यह बड़े और अच्छी तरह से बख्तरबंद लक्ष्यों को नष्ट करने में उतना तेज या प्रभावी नहीं है। उदाहरण के लिए, इसके लिए टैंक को नुकसान पहुंचाना भी बहुत ही असंभव है। यह पतले या बिना बख्तरबंद लक्ष्यों पर असरदार है अगर इसे पर्याप्त समय मिले। साथ ही यह एक ऐसा हथियार है जिसकी देखभाल में बहुत कम मेहनत लगती है और इससे लॉजिस्टिक अधिकारियों का बोझ काफी हद तक कम हो जाता है। ड्रैगन फायर संभवतः लेजर हथियारों के सैन्य रणनीति पर प्रभाव का पहला बड़ा केस स्टडी बन सकता है। यूके के पूर्व रक्षा सचिव ग्रांट शैप्स ने घोषणा की कि यूके 2024 में यह सिस्टम यूक्रेन भेजने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यह विन विन स्थिति है। यूके अपना नया हथियार फील्ड टेस्ट करेगा और यूक्रेनियन को नया एंटी एयर सिस्टम मिलेगा, जिससे वे पूर्वी आक्रमण का सामना कर सकेंगे। ड्रैगन फायर कोटेशन के लिए 100% परफेक्ट होना जरूरी नहीं था ताकि यूक्रेनियन उसे ले सके, और सिस्टम फिर से यही कह रहा था। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब तक यह 999% परफेक्शन पर न पहुंच जाए तब तक इंतजार न किया जाए, बल्कि इसे फील्ड में भेज दिया जाए, लेकिन इसे लगभग 70% तक ले जाएं और फिर इसे वहां भेज दें और उसके बाद वहीं से इसे और विकसित करें। इसका मतलब है कि ड्रैगन फायर को भविष्य में बदलावों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था ताकि युद्ध में आजमाए गए सुधारों और बदलावों के लिए जगह छोड़ी जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया है कि मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम बहुत उपयोगी है और यही ड्रैगन फायर ला सकता है। रिकॉर्डिंग के समय तक यह सिस्टम पूर्वी यूरोप नहीं पहुंचा था। ड्रैगन फायर बढ़ने पर मोबाइल यूनिट्स सुरक्षा घेरा बनाएंगी, जिससे जीवन मुश्किल हो जाएगा। ड्रोन के लिए, जिन्होंने अब तक 2 सबसे तीव्र चल रहे संघर्षों गाजा और रूस यूक्रेन युद्धों को परिभाषित किया है। ड्रोन गिराना अब सस्ता होगा, जिससे आर्थिक युद्ध में बड़ा फर्क पड़ेगा। यह एक ऐसी चीज है जिसे हमने हाल ही में रूस द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे शाह ड्रोन पर बनाए गए वीडियो में विस्तार से कवर किया था। ड्रैगन फायर निश्चित रूप से एक विजेता है और इसके बाद और भी शक्तिशाली लेजरों का विकास होगा, जो न सिर्फ ड्रोन और मिसाइलों को बल्कि फाइटर एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट्स को भी जल्दी गिराने में सक्षम होंगे। युद्ध का केंद्र फिर से जमीन पर आ जाएगा, क्योंकि लेजर फायर से बचने के लिए एयरक्राफ्ट को नीचे उड़ना पड़ेगा, जिससे उनके हथियारों की क्षमता सीमित हो जाएगी और ईंधन की खपत भी बढ़ेगी। इससे बड़े निर्माताओं को स्टेल्थ तकनीक पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ डिजाइन, जैसे प्रसिद्ध 8N वॉरटॉक जो उड़ने वाला टैंक है, अब ड्रैगन फायर जैसे सिस्टम के हमले के लिए असुरक्षित होने के कारण अप्रचलित हो जाएंगे। हेलीकॉप्टरों की स्थिति और भी खराब हो जाएगी, क्योंकि वे लड़ाकू विमानों की तुलना में धीमे होते हैं और अपने पेलोड पहुंचाने के लिए उन्हें लेजर सिस्टम की रेंज के भीतर आना पड़ेगा। कमांडरों को टैंकों, पैदल सेना और तोपखाने को प्राथमिकता देनी होगी ताकि लक्ष्यों को साफ किया जा सके। संभव है कि इसके जवाब में ड्रैगन फायर जैसे हथियार विकसित हों, जो विशेष रूप से मानव लक्ष्यों के लिए बने हों, क्योंकि इंसान बिना कवच के होते हैं और उन्हें मारना ड्रोन और मिसाइलों से आसान है। अभी इतने शक्तिशाली लेजर सिस्टम नहीं है, लेकिन अगले दशक में ये अंतिम चरण में पहुंच सकते हैं। और हालांकि वे रेंज, स्पीड और ताकत में ड्रैगन फायर और इसी तरह की प्रणालियों से कहीं आगे होंगे, लेकिन वे यूके के नवीनतम लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार द्वारा बनाए गए रास्ते पर ही चलेंगे। आखिरकार, हालांकि यह बहुत ही असंभव है कि लेजर या हथियार प्रणालियां कभी पारंपरिक प्रक्षेप्य आधारित हथियारों को पूरी तरह से अप्रचलित कर देंगी। हम युद्ध क्षेत्र में एक नई क्रांति देख रहे हैं, जो हमें अब तक अनदेखी दिशा में ले जा सकती है।
देखने के लिए धन्यवाद।